नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भकुट दोष के बारे में। दोस्तों, जब मेरी शादी होती है तो एक नया जीवन शुरू होता है, चाहे सुख के साथ या दुख के साथ। सच कहें तो जीवन का सही शुरुआत शादी के बाद से ही होता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि शादी के बाद बहू घर में आई और फिर परेशानियां शुरू हो गई। चाहे वह परेशानी बच्चे के रूप में बच्चा नहीं होना, या फिर दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना, या फिर रोग के साथ जीवन व्यतीत करना, बहुत सारी परेशानी या किसी की मृत्यु हो जाना। दोस्तों, इस सारी की बहुत सारी समस्याएं शादी के बाद उत्पन्न होने लगती है, चाहे भले ही शादी से पहले हम कितना भी अच्छे क्यों न हो। दोस्तों, अगर हम इस पे विचार करते हैं तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं कुंडली मिलान में कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ ना कुछ दोष है, जिसके चलते यह वजह होती है। वह वजह क्या होती है, वह दोष क्या होती है, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप यह देखते होंगे कि कुंडली मिलाते समय हम अक्सर गुण मिलाते हैं। 36 गुण में से जब 18 गुण मिलते हैं, 18 गुण से ऊपर मिलना शुरू हो जाते हैं, तो शादी के लिए हम हाँ करते हैं और शादी तय करते हैं और शादी करते हैं। दोस्तों, कुंडली मिलाना एक अलग बात है और गुण मिलाना एक अलग चीज़ है। दोनों दो चीज़ें हैं। कुंडली में वह मिलाया जाता है, कुंडली के चक्र में, कुंडली का जो लग्न चक्र होता है, उस लग्न चक्र के माध्यम से हम ग्रहों का विचार करते हैं कि उस घर में, उस कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं या अशुभ योग बन रहे हैं। उसी में मांगलिक योग भी आता है, जिसको हम देखते हैं और उस पर विचार करते हैं। दोस्तों, तो फिर हम योग को देखते हैं या फिर महादशा को देखते हैं कि वह समय कौन सा चल रहा है उस जातक का जिसकी शादी होने वाली है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दोस्तों, अगर शनि की महादशा चले, राहु की चले, केतु की चले, तो इस पर पुनः विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कुंडली में उनका स्थान क्या है। वह ग्रह कारक है या मारक है। वह ग्रह जो महादशा चल रहा है, राहु का चल रहा है, केतु का या शनि का अगर चल रहा है, तो वह आपके कुंडली में आपके साथ शुभ फल देने वाले हैं या अशुभ फल देने वाले हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर राहु का महादशा चल रहा हो और वह शुभ फल नहीं देने वाला हो, तो 18 साल का महादशा होता है। 18 साल शादी होते ही पूरा वो लाइफ बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा, बहुत सारी समस्या उत्पन्न कर देता। तो उस पर हम विचार करते हैं और फिर चंद्रमा की स्थिति को समझते हैं। चंद्रमा कहीं अस्त तो नहीं है, दूषित तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर चंद्रमा प्रभावित है, चंद्रमा अगर दूषित है, तो जातक को साइको बना देगा, मन विचलित कर देगा, शक पैदा करेगा पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर, फिर रिश्ते में दरार पड़ना शुरू हो जाती है, बहुत सारी समस्या आना शुरू हो जाती है। तो चंद्रमा पे विचार करना भी अनिवार्य होता है। तो यह सारी चीज़ें होती है कुंडली मिलान से, कुंडली के ग्रहों को देखकर, चक्र को देखकर। लेकिन जहाँ तक गुण की बात हम कहें, तो गुण में हम देखते हैं 36 गुण में से 18 गुण। वह कैसे देखते हैं, जरा हम समझते हैं। गुण को समझने के लिए हम देखते हैं वर्ण, वस्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, फकुट और नाड़ी। इन सब को, वस्य को, वर्ण को 1, वस्य को 2, तारा को 3, योनि को 4, मैत्री को 5, गण को 6, भकुट को 7 और नाड़ी को 8 अंक प्राप्त होते हैं।
जिनका योग होता है 36, और यही 36 गुण होता है, जिसमें 36 गुण में से अगर 18 गुण भी मिलता है, 18 से ऊपर मिलना शुरू होता है, तो उसको हम अच्छा बोलते हैं और मिलान करते हैं। लेकिन इस अगर कम होता है तो फिर उस पर विचार करते हैं, शादी नहीं करते हैं। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों? गुण क्या है? गुण का मिलना अर्थात मन का मिलना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप कहीं बाहर हैं, आपके मन में आया कि हम घर पे चलते हैं, पत्नी को लेकर साथ में मंदिर को जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, और घर पे आते हैं, पत्नी से कहते हैं कि मेरी इच्छा हो रही है मंदिर में जाने के लिए, क्या तुम चलोगी? तो पत्नी बोलेगी कि हाँ, मेरी भी इच्छा यही हो रही है। यही गुण मिलान है, और दोनों की इच्छा एक हो जाना अर्थात मन एक हो जाना, यही गुण का अच्छी गुणवत्ता है। अच्छे गुण मिलना, मन का अच्छा मिलन होना, इसी को गुण कहते हैं। वहीं पे अगर गुण 18 से कम होता है तो मन का मिलन नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा मन करे आज हम मीठा खाने का इच्छा कर रहा है, तो औरत के दिमाग में आएगा कि नहीं, आज तो हमको चटपटा खाने का मन कर रहा है और आपको मीठा खाने के लिए बोल रहे हैं। तो इस विचार का तालमेल नहीं बन पाता है। यही गुण का मिलन है। ये औरत के साथ भी हो सकता है और पुरुष के साथ भी हो सकता है। इसीलिए दोनों का कुंडली मिलाया जाता है, उसके बाद गुण मिलाया जाता है। गुण अर्थात मन, मन की तालमेल ही गुण को दर्शाता है। तो गुण अगर अच्छा मिलता है तो मन मिलता है, जिसके साथ हम सरवाइव करते हैं जिंदगी में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शादी होने के बाद। अक्सर जो हम सुनते हैं कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, बच्चे पैदा नहीं हुए, या बीमारी बहुत सारी घेर ली। आखिर ये क्यों होता है? इस पे हम विचार करते हैं दोस्तों। तो इसका विचार हम करते हैं भकुट दोष के माध्यम से। दोस्तों, आखिर भकुट दोष संतान कष्ट, आर्थिक कष्ट या आयु कष्ट क्यों देता है, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, इसको देखने के लिए जब हम भकुट पे विचार करते हैं तो भकुट दोष मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है सम सप्तक यानी 1 और 7। दूसरा है त्रिएकादश, 3 और एकादश। तीसरा है चतुर्थ दशक यानी 4 और 10 का। चौथा है षडाष्टक 6 और 8 का। पांचवा है 9 पंचम अर्थात 9 और 5 का। और छठा है द्विद्वादश यानी 2 और 12 का संबंध। दोस्तों, जिसमें मुख्यतः 3 भकुट दोष ऐसे होते हैं जो शादी के बाद जीवन को प्रभावित कर डालते हैं। दोस्तों, वे हैं षडाष्टक, 9 पंचम और द्विद्वादश अर्थात 2 12 द्विद्वादश कहते हैं, 9 पंचम 9 5 बोलते हैं, और 6 और 8 का संबंध बनता है तो षडाष्टक दोष बोलते हैं। यह दोष एक ऐसा दोष है कि शादी के बाद पति और पत्नी के साथ जीवन को तबाह कर देता है। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे हम उब जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं होता है। तो ये कैसे बनता है, इसको हम समझते हैं दोस्तों। अर्थात लड़के की राशि से या लड़की की राशि से अगर 2 5 6 8 9 12 नंबर पर आती है तो भकुट दोष लगता है और उसके गुण 0 हो जाते हैं, यानी भकुट नहीं मिलते, 7 में से 0 हो जाते हैं।
तो भकुट नहीं मिलते, भकुट दोष होता है। ठीक वैसे ही लड़की की राशि से लड़के की राशि 2, 5, 6, 8, 9, 12 आती है तो भकुट दोष लगता है, फिर वहाँ गुण 0 हो जाते हैं, वह मिलान नहीं हो पाता। अब आइए इसको गहराई से समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे 2 और 12 का संबंध। दोस्तों 2 और 12 का संबंध, कहते हैं जब बहू घर में आती है तो बहू का पांव पड़ते ही बहुत सारी परेशानी आने लगती है। और मेरा अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, बंद होने लगा, धीरे धीरे हम रोड पे आ गए, उन्नति मेरी बंद हो गई। दोस्तों तकलीफ़ें बढ़ने लगती है। यानी कुंडली मिलाते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि लड़का या कुंडली की या लड़की की राशि से 2-12 का संबंध, यानी 2-12 का संबंध नहीं हो। क्योंकि 2-12 का संबंध होने का मतलब है आप क्या करें, दोनों का लड़का और लड़की का कुंडली आप सामने रखते हैं तो उसमें देखिए कि जिस भाव में लड़की की राशि बैठी है, जिस भाव में, वहाँ से जब गिनेंगे सेम लड़के के भाव में तो वहाँ से 12वें भाव में अगर लड़की के कुंडली में चंद्रमा बैठा हो तो वो राशि बनती है। जैसे मान लीजिए कि अगर वृषभ लग्न की कुंडली है और संयोग से चंद्रमा भी उसी में बैठा है और ये लड़की की कुंडली हो गई, और लड़का का कुंडली है तो मेष में बैठा है, मेष राशि है लड़का का, तो अगर मेष और वृष यानी 1 और 2, ये 2 हो गया, लड़का से 2 हो गया, और लड़की से जब गिनेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 के बाद 2 आएगा, यानी 12वें भाव में जाकर वो बैठ गया, यानी 2 और 12 का संबंध हो गया। दोस्तों यह होता है 2 और 12 का संबंध, द्विद्वादश संबंध। दोस्तों अब दूसरा भाव देखिए, दूसरा भाव को देखिए। दूसरा भाव धन भाव कहलाता है और द्वादश भाव व्यय का भाव कहलाता है। अर्थात एक तरफ धन आया और दूसरे तरफ चला गया, खर्च हो गया। तो जैसे ही शादी द्विद्वादश के में भकुट दोष मिलता है तो आप कितना हो धनवान क्यों न हो, धीरे धीरे वो आपकी संपत्ति शादी के बाद नष्ट होना चालू हो जाएगी, व्यय हो जाएगा। चाहे वो किसी भी रूप में हो, रोग के रूप में हो या हर दृष्टिकोण से वो दिक्कत हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। आप इसी को बोलते हैं दरिद्र योग भी बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं नवम पंचम का। नवम पंचम ठीक उसी तरह से जैसे 2 द्वादश का है, ठीक उसी तरह से लड़का या लड़की की कुंडली राशि से अगर नवम पंचम का संबंध बनाए, चंद्रमा अगर 9 और 5 का संबंध बनाए या 5 या 9 का संबंध बनाए लड़का या लड़की के बीच में चंद्रमा की गिनती से, तो यह नवम पंचम भकुट दोष होता है। दोस्तों जब नवम पंचम संबंध बनता है तो यहाँ बच्चा नहीं होता है। ये वैज्ञानिक कारण है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ शुक्राणु कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चा होने में परेशानी होती, संतान कष्ट इसको बोलते हैं, संतान योग नहीं मिल पाता। तो निश्चित रूप से इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें और फिर आगे विचार करें। दोस्तों इसके बाद आप 6 और 8 इसको बोलते हैं षडाष्टक दोष, भकुट दोष। तो इसमें अगर आप 6 और 8 का लड़का और लड़की की चंद्रमा राशि से, यानी चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से गिन के अगर 6 छठे भाव में लड़का का राशि पड़ रहा हो
या लड़के के चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से गिन के 8वें भाव में अगर लड़की की राशि पड़ा तो 6 और 8 का संबंध हो गया। तो छठा भाव शत्रु भाव और रोग का भाव कहलाता है और 8वां भाव मृत्यु का भाव कहलाता है। तो दोस्तों, शादी के बाद ऐसे जब योग बनते हैं, 6 और 8 का योग बनता है, भकुट दोष होता है, तो वहाँ टेंशन मिलता है, क्योंकि वहाँ शत्रुता की भावना उत्पन्न होने लगती है। पति पत्नी के बीच में एक टेंशन बनता है, रोग उत्पन्न होता है, तलाक तक हो जाता है, यहाँ तक कि आत्महत्या तक या मृत्यु तक का योग बना देता है। दोस्तों, तो इस 2 द्वादश, नवम, पंचम और 6 और 8 की गणना को निश्चित रूप से समझें। ये भकुट दोष बहुत खतरनाक होता है, यह जिंदगी को शादी के बाद तबाह कर देता है और सब कुछ इसी से निर्धारित होता है। क्योंकि शादी होता है तो वंश चले, धन का इनकम हो, चूँकि पूरा परिवार समाज में पहचान बने, अपना सब कुछ पूरा हो, और फिर हम धन, पुत्र और फिर स्वास्थ्य, ये तीनों अगर सही रहते हैं तो सब सही है। लेकिन अगर ये दोष आया तो ये दिक्कत हो जाता है, इसलिए इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना जरूरी होता है। दोस्तों, अंत में हम एक बार जरूर कहेंगे, भकुट दोष चंद्रमा से बनता है, चंद्रमा के चलते बनता है, जिसका व्यवहारिक जीवन में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर भकुट दोष बनने पर जब परेशानी आती है तो हम अनलक्की फीलिंग करने लगते हैं, चाहे संतान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या धन को लेकर, निश्चित रूप से भाग में कमी लाता ही है। दोस्तों, इसका परिहार होता है, परिहार इसका स्वराशि या मित्र राशि जब होता है तो इसका परिहार होता है। लेकिन फिर भी हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि 60% लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ परिहार है, मेरा मिला, ऐसा दिक्कत था लेकिन इसका परिहार भी है जिसके चलते हम सुखी हैं। लेकिन 40% ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो कहते हैं कि परिहार होने के बाद भी हम आज परेशान हैं, हमको बच्चा नहीं है, चाहे हम बहुत गरीब हो गए, इनकम नहीं हो रहा है, बहुत सारी परेशानी आना चालू हो जाता है। तो परिहार पे तभी विचार करें जब बहुत अनिवार्य हो, बच्चों का उम्र अधिक हो रहा हो, तब वहाँ परिहार पे ध्यान दें। और फिर जब इस तरह का योग बने, परिहार पे तो निश्चित ध्यान दें, लेकिन जब इस तरह का योग बने तो अगर द्विद्वादश का योग बनता है और परिहार आप करते हैं तो वहाँ लक्ष्मी जी का पूजा निश्चित रूप से हर साल में 3 बार कराते रहें और खुद भी करते रहें। अगर आप 9 और 5 का संबंध बनता है, नवम पंचम संबंध बनता है, तो निश्चित रूप से आप गणेश जी का पूजा करें, गणेश जी का आराधना करें, दुर्वा चढ़ाएं तो शांति मिलेगी। और फिर 6 और 8 का संबंध बनता है तो शिव जी का उपासक रहें तो आपका कल्याण होगा, आपकी आयु बचेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तो यह भकुट योग पे निश्चित रूप से विचार करके संबंध करना चाहिए, क्योंकि यह योग शादी के बाद जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाकर खड़ा कर देता है। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आए तो निश्चित रूप से कुंडली मिलाते समय आप हमसे राय ले सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं, देखकर आपको समझा सकता हूं, उपाय भी बतला सकता हूं। दोस्तों, आप चलते चलते एक बार हम जरूर कहेंगे कि आप अगर मेरे चैनल, मेरे वीडियो से को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आए आप तक स्वतः पहुंच जाए। और आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए और उससे लाभ उठाइए।
दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।